यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू solve some questionnaire of this chapter that will be very much beneficial for you in competitive examinations and can be asked in this way. Write the names of the monomers of the following. आपको यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, ये दूसरा कंपाउंड दिया है, ये तीसरा कंपाउंड दिया है और आपसे कहा गया है कि इन कंपाउंड्स के मोनोमर के बारे में बताइए। चलिए पहला वाला देखते हैं। हमें ये पॉलीमर दिया गया है और हमें इस पॉलीमर के मोनोमर के बारे में बताना है। आंसर नंबर 1 है ना, पहले वाले का हम आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक, अब हमारा दिमाग कैसे काम करेगा, यहाँ पर जो ग्रुप है हमारा वो है CONH ग्रुप। CONH ग्रुप कहलाता है अमाइड ग्रुप और हमारे सिलेबस में जो अमाइड है वो दो हैं, एक नायलॉन 6 है और एक 66 है। तो यहाँ पर अगर आप गिनो तो 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, एक 6 कार्बन ये हो गया और 6 कार्बन ये हो गया। इट मीन्स दिस इज अ पॉलीमर ऑफ नायलॉन 66। पहले तो क्लियर हो गया कि जो पहला वाला जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो पॉलीमर है इसका नाम है नायलॉन 66। ये हमने पता लगा लिया। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये जो फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं ये किस पॉलीमर का फार्मूला है, तो आप बोलोगे नायलॉन 66 क्योंकि ये पॉलीअमाइड है और यहाँ पर CONH ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉलीमर है ये एक प्रकार का पॉलीअमाइड है। अब ये किस दो मोनोमर से मिलकर बना है? जब 66 है तो आपको मालूम है कि पहला जो होगा मैंने आपको पढ़ाया था हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। पहला तो मोनोमर ये है। इसका अगर आप फार्मूला लिखें तो मिथाइलिन होता है CH2 और 2 अमाइन है तो एक NH2 इधर आ गया, एक NH2 इधर आ गया। ये मोनोमर्स है जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये पहले वाले के 2 मोनोमर्स है। अच्छा, दूसरा मोनोमर्स क्या होता है? एडिपिक एसिड। दूसरा जो मोनोमर्स है वो कौन सा एसिड है बच्चों? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का यदि आप फार्मूला देखें तो ये होता है C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये फार्मूला होता है एडिपिक एसिड का। तो आपसे पूछा राइट द नेम्स ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने नाम तो लिख दिया कि फर्स्ट इज नायलॉन 66, इट्स मोनोमर विल बी द हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड। इसका फार्मूला ये आ गया, इसका फार्मूला ये आ गया। ये पहले वाले का आंसर हो गया। ये जो दोनों के दोनों है बच्चों, ये हमारे क्या कहलाएंगे? मोनोमर्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट है नायलॉन 66 है और ये इसके 2 मोनोमर्स हैं और इनके ये फार्मूला है। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं जी। बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमें पॉलीमर दिया है वो दिया CH2 और एक कार्बन है 6 और यहाँ पर अमाइड ग्रुप भी है, CO है, NH है। 6 कार्बन वाला अमाइड कौन होता है बताइए? नायलॉन 6 है ना बच्चों। 6 कार्बन वाला जो पॉलीमर है वो है नायलॉन 6 और हमें मालूम होना चाहिए इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉलीअमाइड एंड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 2, सेकंड का आंसर देखते हैं। ये जिस मोनोमर से बनता है बच्चों उस मोनोमर को हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। आपको याद हो मैंने आपको ये पढ़ा चुका हूँ, कैप्रोलैक्टम मोनोमर, उसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम मोनोमर। अगर आपसे मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए JEE या नीट में कि ये कौन सा पॉलीमर है, हम बोलेंगे होमोपॉलीमर है या हम बोलेंगे ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलॉन 6 का मोनोमर कौन होता है? कैप्रोलैक्टम होता है। कैप्रोलैक्टम का फार्मूला क्या हो सकता है? मैंने आपको पढ़ाया था जी, CONH अमाइड ग्रुप, 6 कार्बन होते हैं तो एक ही आ गया और आप यहाँ पर 5 CH2 बना दीजिए, CH2 और ये CH2। दिस इज दी फार्मूला ऑफ कैप्रोलैक्टम। तो ये दूसरा वाला जो था हमसे केवल नाम पूछा था, मैंने आपको नाम भी बता दिया, कैप्रोलैक्टम मोनोमर होगा और मैंने आपको उस कैप्रोलैक्टम का फार्मूला भी बता दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अमाइड ग्रुप होता है। तो सबसे पहले मैंने CONH लिख दिया और उसके अंदर चूंकि 6 कार्बन होते हैं तो एक कार्बन ऑलरेडी हो गया, 1 2 3 4 5, मैंने 5 जो है CH2 ग्रुप को लगा दिया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन था बच्चों वो दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा हमारा CF2। ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन, PTFE है ना। इस पॉलीमर का अगर नाम कोई पूछे तो PTFE
या हम इसको बोल सकते हैं टेफ्लॉन। एडिशन पॉलीमर है क्योंकि देयर इज नो एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर टेक्स प्लेस। ठीक है, एडिशन पॉलीमर है, फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। होमो पॉलीमर है, क्यों? क्योंकि एक ही प्रकार के मोनोमर से बनता है। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके मोनोमर्स के बारे में देखें, आंसर थर्ड, इसके मोनोमर्स के बारे में देखें तो इसका मोनोमर्स क्या होता है? वो होता है टेट्राफ्लोरोईथीन। इसके मोनोमर का नाम है टेट्राफ्लोरोईथीन, है ना। टेट्राफ्लोरोईथीन इसका मोनोमर है। यदि आप उसका फार्मूला लिखें तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। ठीक है, इससे जो पॉलीमर बनता है वो बनता है PTFE या टेफ्लॉन। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए जी, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एन एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। हमें टर्लिन दिया है पॉलीमर, बेकेलाइट दिया है, PVC दिया है, पॉलीथीन दिया है। एनी पॉलीमर कैन बी गिवन टू अस, हमें कोई भी पॉलीमर दिया जा सकता है। अगर हम टर्लिन की बात करते हैं बच्चों, टर्लिन या डेक्रॉन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मेशन सबका मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है। इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड। बच्चों, जब इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेथैलिक एसिड जो है ये बाईफंक्शनल है ना, OH CH2 CH2OH, और टेरेथैलिक एसिड ये बाईफंक्शनल है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बाईफंक्शनल का पॉलीमराइजेशन होता है वहाँ पर सिंपल वाटर मॉलिक्यूल लाइक वाटर एलिमिनेट होता है। तो इसलिए जो पहला वाला होगा आपका टर्लिन, इसका आंसर होगा ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। टर्लिन इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड। वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर है। बेकेलाइट की बात करते हैं बच्चों, मैंने पिछले ही आपको वीडियो में बताया था। बेकेलाइट इज अ 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर and it is formed by the condensation polymerization of phenol and formaldehyde. It is a kind of phenol formaldehyde resin और polymer। तो यहाँ भी सिंपल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो बी वाले का भी आंसर होगा कंडेंसेशन पॉलीमर। ये भी जो होगा बच्चों, ये भी कौन सा पॉलीमर होगा? कंडेंसेशन पॉलीमर होगा। सी में चलते हैं बच्चों, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैंने आपको पढ़ाया था। इट इज़ अ होमोपॉलीमर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन पॉलीमर। मेरे पिछला सेगमेंट देखिए, मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था कि व्हेन polymerization of vinyl chloride takes place, then there is no elimination of simple water molecule takes place. That's why it is a kind of addition polymer. इसका सिंथेसिस फॉर्मेशन सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। देखिएगा बच्चों, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे। पॉलीथीन मैंने आपको बताया था, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, LDP एंड HDP। तो पॉलीथीन चाहे वो LDP हो चाहे HDP हो, दोनों के अंदर जब ये बनता है तो कोई भी एलिमिनेशन सिंपल वाटर मॉलिक्यूल का नहीं होता। तो हमारा डी वाला भी आंसर होगा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि मैं ये क्वेश्चन में एक पार्ट और बढ़ा दूं। ये तो पहला पार्ट था आपका कि आप ये बताइए कि एडिशन होगा या कंडेंसेशन। सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, इसी में एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, इसी में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, विच वन विल बी होमोपॉलीमर, विच वन विल बी होमो एंड कोपॉलीमर, विच वन विल बी होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। इसमें कौन सा वाला होमोपॉलीमर होगा और कौन सा वाला कोपॉलीमर होगा? टेरेलिन, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड। दो अलग अलग से बन रहा है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ए वाले का आंसर होगा इट इज अ कोपॉलीमर, क्योंकि दो मोनोमर से बनता है। बेकेलाइट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कोपॉलीमर। These two is formed by the single same type of monomers, that is it is called as homopolymer, and D is also a kind of homopolymer. तो बच्चों इस तरह से for competitive examination you have to do practice. Is it clear बच्चों? Let us see another question, very important question from our competitive examination point of view. So many times it has been asked in examination कि कोई भी आपको डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट आपको दिया है तो आपको ये बताना है कि विच विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चों आपको याद हो
कि मैंने आपको जो कैटेगरी पॉलीमर की पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टोमर, इलास्टोमर के बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बाद बच्चों मैंने आपको बताया था फाइबर। अगर इन तीनों में अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना हो कि किसकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा होगी, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का अगर हम ऑर्डर देखें बच्चों तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है इलास्टोमर में, क्योंकि ये रबर होते हैं। उससे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है प्लास्टिक में, और सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है फाइबर में। अब हमें ये तीन दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव इन अ माइंड कि विच विल बी इन अ कैटेगरी ऑफ इलास्टोमर, विच विल बी इन अ कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक एंड विच विल बी इन अ कैटेगरी ऑफ फाइबर। तो यदि आप तीन देखें बच्चों तो ब्यूना एस जो आता है ये आता है इलास्टोमर की कैटेगरी में, पॉलीथीन आता है प्लास्टिक की कैटेगरी में, और नायलॉन 66 आता है फाइबर की कैटेगरी में। तो बताइए सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होना चाहिए इलास्टोमर में? तो सबसे कम आएगा ब्यूना एस। स्टायरीन ब्यूटाडिन रबर मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता चुका हूँ, ये मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। उससे ज़्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स किस में आएगा? पॉलीथीन में, क्योंकि ये प्लास्टिक है। और सबसे ज़्यादा जो आएगा वो इलास्टोमर में आएगा, क्योंकि ये रबर होती है जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है। सेम चीज़ आप यहाँ आ जाइए, अगर मान लीजिए आपके पेपर में आपको पूछा जाए या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो नायलॉन 6 क्या होता है? ये होता है इलास्टोमर। नियोप्रिन नहीं, सॉरी, नायलॉन 6 इलास्टोमर नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइबर, है ना, ये फाइबर है। चलिए साहब, नियोप्रिन इज अ इलास्टोमर, पीवीसी इज अ प्लास्टिक। तो सबसे कम जो इंटरपार्टिकल फोर्स होती है वो किस में होती है? मॉलिक्यूलर फोर्स नियोप्रिन में। तो सबसे कम होगा नियोप्रिन। नियोप्रिन के बाद आता है प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। इज इट क्लियर बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड होगा। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फाइबर में होता है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइबर है वो कौन है जी? नायलॉन। नहीं, यहाँ पर हमारा जो फाइबर है वो ब्यूना एस नहीं है, सॉरी, काइंडली कीप इट इन अ राइट वे, सो इट विल बी नायलॉन 66। पहला वाला सुधार लीजिएगा। तो सबसे कम इलास्टोमर नियोप्रिन, उसके बाद आपका प्लास्टिक, वो मैंने क्रम बताया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और सबसे ज़्यादा आपका फाइबर होगा नायलॉन 6। यहाँ पर सबसे कम आपका इलास्टोमर ब्यूना एस, उससे ज़्यादा आपका प्लास्टिक पॉलीथीन, सबसे ज़्यादा आपका फाइबर नायलॉन 66। बच्चों ये बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कोई एनी पॉलीमर कैन बी गिवन टू यू, कोई भी मोनोमर आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो मोनोमर है इसकी फंक्शनलिटी कितनी होती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनलिटी ऑफ अ मोनोमर? तो फंक्शनलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ मॉलिक्यूल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनैलिटी, तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई मोनोमर मिलकर जब कोई पॉलीमर बनाता है तो वो कितने साइट से जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनलिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनलिटी बच्चों? नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने पूछा पीवीसी, है ना, या विनाइल क्लोराइड, है ना, मान लीजिए किसी ने पूछा कि अगर मोनोमर का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई विनाइल क्लोराइड ले लो, क्लोराइड ले लो, विनाइल क्लोराइड ले लो, या इथीन ले लें, है ना, विनाइल क्लोराइड ले लें, या क्या ले लें बच्चों? इथीन ले लें, या प्रोपीन ले लें, है ना, या मैं यहाँ पर इथीन ले लूँ, या मैं यहाँ पर प्रोपीन ले लूँ, या मैं यहाँ पर आपको एक्राइलोनाइट्राइल ले लूँ, एक्राइलोनाइट्राइल ले लूँ। इनमें से आप कोई भी मोनोमर ले लो। अगर आप इसका वो लिखना चाहो, क्या बोलते हैं, फार्मूला, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। इथीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? सबको मालूम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। प्रोपीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। All things I have already discussed in our previous videos, so you can write it. एक्राइलोनाइट्राइल ले लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn। इनके अंदर बच्चों कोऑर्डिनेशन साइट एक ही है, ये डबल सिंगल पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। तो चूंकि इनका कोऑर्डिनेशन साइट एक ही है, तो अगर कोई पूछे कि भाई इनकी फंक्शनलिटी कितनी होती है,
तो वी कैन से दैट फंक्शनैलिटी ऑफ दीज मोनोमर्स या जो भी मॉलिक्यूल्स है इज इक्वल टू 1, इनकी फंक्शनलिटी 1 होगी। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर इसके ज़्यादा फंक्शनलिटी वाला कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे नंबर 1 मान लीजिए मैंने लिखा इथाइलिन ग्लाइकॉल या इथेन 1,2 डायॉल, मैंने लिख दिया इथेन 1,2 डायॉल लिख दिया, मैंने लिख दिया एडिपिक एसिड, मैंने लिख दिया एडिपिक एसिड, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे थैलिक एसिड, मैंने लिख दिया कौन सा एसिड, थैलिक एसिड। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है बच्चों, इसकी फंक्शनलिटी 2 होती है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं। इनके अंदर बाई फंक्शनल है, आप तो याद रखिए जितने भी बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल होंगे उनकी फंक्शनलिटी 2 होगी, क्योंकि वो दोनों साइड से जुड़ते हैं। इथेन 1,2 डायॉल का अगर आपको फार्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा बोलो, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। अगर आपको एडिपिक एसिड का फार्मूला बनाना है तो H डबल बॉन्ड O C CH2 होल 4 C डबल OH, ये भी बाई फंक्शनल है। अगर आपको थैलिक एसिड का फार्मूला बनाना है तो ये हो जाएगा ये C डबल OH, ये आपकी रिंग हो गई, ये हो गया C डबल OH। तो जितने भी बाई फंक्शनल मोनोमर्स होते हैं जो पॉलीमर्स बनाते हैं, उनकी अगर हम फंक्शनलिटी की बात करें, तो उनकी फंक्शनलिटी होती है 2। सो व्हाट इज फंक्शनलिटी? नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट्स इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज फंक्शनलिटी। ये जितने भी मोनोमर्स हैं ये एक ही सेम टाइप से जुड़ते हैं तो इनकी फंक्शनलिटी 1 है। ये डिफरेंट है, बाई फंक्शनल है, इसलिए इनकी फंक्शनलिटी 2 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं, कोई मोनोमर दिया जाता है कि इसकी फंक्शनलिटी कितनी होगी, 1 होगी कि 2 होगी। नोट डाउन बच्चों ये क्वेश्चन है कि इज NHCHR CO होल एंड होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो पहली चीज़ तो ये पॉलीअमाइड है और ये एक टाइप के मोनोमर से बनता है, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ होमोपॉलीमर। कैसे? अगर मान लीजिए मैं इसको बताऊं आपको कैसे बनेगा, तो एक H यहाँ से, OH यहाँ से, H जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CHR C डबल OH। ये इसका मोनोमर है, ये क्या है इसका मोनोमर है। तो सिंस दिस पॉलीमर इज फॉर्म्ड, है ना, कितने मॉलिक्यूल लेंगे हम, इसका n मॉलिक्यूल लेते हैं, अंडरस्टूड है, तो ये इसका मोनोमर है। सो सिंस दिस पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन, पॉलीमराइजेशन, बाय द कंडेंसेशन, क्योंकि बाय फंक्शनल है, जहां भी बाय फंक्शनल होगा बच्चों वो कंडेंसेशन होगा ऑफ दिस मोनोमर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों? फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। कोई पूछे भाई होमोपॉलीमर क्यों है, तो हमारा आंसर हो सकता है फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स, सेम टाइप ऑफ, है ना, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। पहला पॉलीमर आपको दिया है PVC, तो PVC का मोनोमर कौन होगा भाई बताइए? PVC का मोनोमर होगा विनाइल क्लोराइड, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका यदि आपको फार्मूला लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अगला है टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का आपको मोनोमर कौन होगा बताइए? टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। यदि आपको इसका फार्मूला लिखना है तो CF2 डबल बॉन्ड CF2। बेकेलाइट, बेकेलाइट का अगर आपको मोनोमर्स लिखने हैं तो इसके 2 मोनोमर्स हैं। पहला मोनोमर है जिसको हम बोलते हैं फिनोल, इसका फार्मूला होता है रिंग और ऊपर OH, और प्लस दूसरा इसका जो मोनोमर होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो HHC डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि इनके मोनोमर्स क्या होते हैं और उन मोनोमर्स के फार्मूले क्या हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको MCQs में ही पूछा सकता है कि राइट द नेम ऑफ कॉमन इनिशिएटर यूज्ड इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बच्चों मैंने आपको बताया था बेंजोइल पेरोक्साइड, लेकिन मैंने जो लिखा था वो इस तरह से लिखा था C6H5CO होल ट्वाइस O2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए आपको पेपर में स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O, फिर से O,
C डबल बॉन्ड O C6H5, और जहाँ मैंने C6H5 लिखा है वहाँ पर अगर आप चाहो तो आप बेंजीन न्यूक्लियस भी बना सकते हो। बेंजीन न्यूक्लियस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर से बेंजीन। तो जो स्ट्रक्चर है या जो नाम है कॉमन इनिशिएटर का, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यूज़ होता है जनरली, वो है बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO होल ट्वाइस O2, या ये जो है उसके स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझा सकते हैं। बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इसको समझने वाला क्वेश्चन है। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड की बात हो रही है, इन रबर मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस देयर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। भाई जो डबल बॉन्ड है ना, जो आपके रबर में प्रेजेंट होता है या नेचुरल रबर में प्रेजेंट होता है, वो उसके स्ट्रक्चर को, रिएक्टिविटी को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं आंसर में। ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। ब्यूटीन, देखिए मैंने आपको तरीका बताया था, ये हो गया आपका सिस आइसोप्रीन। सिस बोलो आइसोप्रीन यूनिट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, सिस आइसोप्रीन यूनिट। अब यहाँ पे समस्या है कि तिवारी सर इसको सिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों CH2 ग्रुप है वो सेम साइड है। इसको याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है ब्यूट, 1 2 3 4 कार्बन बना लिया ब्यूट इन। देखिए मैं आपको इसको यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने रट के बनाया हुआ है, इसको बिना रटे कैसे बनाएंगे समझ के। ब्यूट 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूटीन 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 के बाद डबल बॉन्ड और 3 के बाद डबल बॉन्ड, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। अब बैलेंस कर दो, CH2 ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। ये स्ट्रक्चर होता है 1,3 ब्यूटाडाइन का। अब एक काम करिए, कार्बन नंबर 2 से हटा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए CH3। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए CH3। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम हो जाएगा सिस आइसोप्रीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों बताओ, सिस आइसोप्रीन, है ना। कितने मॉलिक्यूल ले लिया, N मॉलिक्यूल। तिवारी सर सिस आइसोप्रीन ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये नेचुरल रबर होती है। अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करवाएं तो क्या होता है, सबसे पहले आप एक काम करिए कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, सबको सिंगल बॉन्ड करिए, ये हो गया CH, ये हो गया CH2। ये तो हो गई एक यूनिट। हम N है, बहुत सारे हैं, तो कम से कम हम 2 यूनिट को जोड़ के बता सकते हैं। तो हमने यहाँ जोड़ दिया CH2, यहाँ भी जोड़ दिया CH2, इसी को रिपीट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से इस वाली जगह से हम इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। CH2 था, CH2 लिख दिया, CH था, हमने CH लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था, हमने सिंगल बॉन्ड C लिख दिया, CH3 है, CH3 लिख दिया, CH2 है, फिर से CH2 लिख दिया। यहाँ ये हो गया जुड़ रहा है, यहाँ ये जुड़ रहा है, इस पूरे का हमने होल N कर दिया। बैलेंस करें फिर से, 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पर आ गया ये 4, 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 2 4, यहाँ भी 2 2 4, यहाँ पर 1 2 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड देखें तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होगा वो C2 और C3 के बीच में होगा, है ना। इन दिस मॉलिक्यूल बच्चों डबल बॉन्ड विल एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, इन दिस डबल बॉन्ड इज लोकेटेड बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3। चलिए चलते हैं भाई, कहाँ पर, यहाँ से बात करते हैं 2 3 के बीच में कैसे। पहली अगर हम यूनिट देखेंगे तो पहली यूनिट हमारी यहाँ तक है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ साफ दिखेगा आपको, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाली यूनिट है वो 2 और 3 के बीच में है। चलिए दूसरी जो यूनिट उससे जुड़ी है वहाँ देखें, कार्बन नंबर 1,
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। यहाँ पर भी जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में है। यहाँ हम इसको सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेम जैसा ग्रुप सेम साइड है। CH2 एक ग्रुप एक तरफ है और मिथाइल और मिथाइल ग्रुप एक तरफ है। इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो सिस पॉलीआइसोप्रीन, इस पॉलीमर को हम बोल सकते हैं सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो होता क्या है बच्चों, जब ये पॉलीमर बनता है तो यहाँ पर कार्बन नंबर 2, 3 के बीच में, चाहे वो पहली यूनिट हो सिस आइसोप्रीन की, चाहे सिस आइसोप्रीन की दूसरी यूनिट हो, इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है कि जो दोनों चेन है वो एक दूसरे के करीब नहीं आ पाती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ पॉलीमर सिस पॉलीआइसोप्रीन, दीज चेन्स डोंट कम क्लोजर टू ईच अदर, दे रिपेल विथ ईच अदर। इसलिए क्या होता है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वीक हो जाती है, क्योंकि ये रिपेल करते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाती है, यही कारण है कि नेचुरल रबर हैज़ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर रेंडमली क्वाइल्ड हो जाता है, क्योंकि पास नहीं आता तो रेंडमली क्वाइल्ड हो जाता है, एंड शो इलास्टिसिटी। तो वही मैंने यहाँ पे बताया है, नेचुरल रबर इज अ सिस पॉलीआइसोप्रीन। देखिए सिस पॉलीआइसोप्रीन है, इट इज फॉर्म्ड बाय 1,4 पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। 1,4 पॉलीमराइजेशन मालूम है क्यों बोलते हैं? एक सिरा 1 से जुड़ता है और एक सिरा 4 से जुड़ता है। तो ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन आइसोप्रीन, दैट इज नेचुरल रबर। तो 1,4 पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस, सिस 1,4 पॉलीमराइजेशन। अच्छा, इन दिस यूनिट डबल बॉन्ड, यहाँ दिखा, इन दिस डबल बॉन्ड आर लोकेटेड बिटवीन C2 एंड C3 कार्बन of each isoprene units, which don't allow polymer chain to come closer to each other. Therefore intermolecular forces are weak, कमजोर हो जाती है, and therefore natural rubber has a coiled structure and has show elasticity. तो क्या अंतर आया स्ट्रक्चर में? क्या अंतर आया कि इसका रेंडमली coiled स्ट्रक्चर हो गया, और रिएक्टिविटी में क्या अंतर आया कि ये जो है elasticity को शो कर रहा है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डेक्रोन इज फॉर्म्ड, कि जो डेक्रोन होता है वो किस तरह से बनता है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या होता है? HO CH2CH2OH। कितने मॉलिक्यूल? N मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है बच्चों? इथाइलिन ग्लाइकॉल, इस मोनोमर का नाम है। दूसरा जो मोनोमर है उसका नाम है टेरेथैलिक एसिड। टेरेथैलिक एसिड कैसे बनता है? देखिए, HC डबल बॉन्ड OC, बेंजीन न्यूक्लियस बना दीजिए, COOH। इसके भी कितने N मॉलिक्यूल? मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होगा, चूंकि बाई फंक्शनल है, ये भी बाई फंक्शनल है, इसलिए यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन होगा बच्चों, वो कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा बताइए? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है बच्चों, तो उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल निकलता है बताइए? वाटर मॉलिक्यूल गॉट एलिमिनेटेड, वहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल निकलता है, -H2O वाटर मॉलिक्यूल, NH2O। कैसे निकलेगा देखो, OHH, एक वाटर मॉलिक्यूल बीच से निकलता है, H इस तरफ से निकलता है, OH इस तरफ से निकलता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हम कुछ भी नहीं करते, जो हमें दिखता है हम वही लिख देते हैं। तो हमें क्या दिखा? O बॉन्ड फ्री, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से CH2, OOC सिंगल बॉन्ड, ये आपकी बन गई बेंजीन, ये हो गया CO बॉन्ड फ्री, इस पूरे का होल एंड। द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज डेक्रोन। आपको मालूम बच्चों, डेक्रोन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम टायरिलीन। बताइए होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है? बताइए। इट इज अ कोपॉलीमर। क्यों है भाई कोपॉलीमर? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेथैलिक एसिड। और हम इसको और कौन सा पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं बच्चों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर, बिकॉज ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल वाटर टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? तो बच्चों इस तरह से इस सेगमेंट्स में हमने कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस देखे। तो गो थ्रू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड गो थ्रू दिस यूनिट इन अ वेरी प्रॉपर वे। इन अवर लास्ट सेगमेंट बच्चों वी विल सॉल्व few MCQs
which has been asked in our PET, JEE, competitive examination, NEET, etc. तो in our next segment बच्चों we'll solve MCQs based on the knowledge that we gain from this unit. ठीक है, okay students, good day to all of you बच्चों.